क्योंकि जब इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी छोड़ा था तो सबको बड़ी प्रसन्नता हुई थी कि अर्जक संघ वर्मा ही चला रहे हैं, अब हो गए हैं साधु सन्यासी, अब समाज का काम करेंगे, राजनीति से इनका कोई लेना देना नहीं रहेगा। और इन्होंने एक अर्जक मासिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका भी निकाला, और उस पत्रिका के ग्राहक आपके समझ लीजिए कि दिल्ली में जितने बैकवर्ड शेड्यूल के मंत्री थे केंद्र सरकार में, चाहे वो किसी भी दल से रहे हों, सभी मंगाते थे, और उत्तर प्रदेश के भी तमाम जगहों पर इनकी पत्र पत्रिकाएँ जाया करती थी। 71 में जब शोषित समाज दल बन गया, तो समाज दल बना, फिर शोषित समाज दल बन गया, तो लोगों ने पत्रिका मंगाना बंद कर दिया, अब तो राजनीति में आ गए। शोषित समाज दल बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, जिस अर्जक संघ को सुरक्षा कौन देगा? सारे दल जो है ब्राह्मणवादी हैं, सारे दल इसके खिलाफ हैं, इसको सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? इसलिए शोषित समाज दल का उन्होंने गठन किया। अर्जक संघ केवल ब्राह्मणवाद की बात नहीं करता है कि ब्राह्मणवाद आप छोड़, अभी आप उसका कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ेंगे, इसमें इसकी आर्थिक नीति भी है अर्जक संघ की जी। केवल ब्राह्मणवाद अकेले नहीं है, 13 से 24 आर्थिक नीति भी है अर्जक सिद्धांत में। 13 से 24 आर्थिक नीति अपना लीजिए तो सारी दुकानों में ताले लग जाएंगे उत्तर प्रदेश और देश में। अर्जकों से जो उत्पादित वस्तु होगी अर्जक उसे ही खरीदेगा, दूसरा नहीं खरीदेगा कोई। और जब ये अर्जक संघ की चली बात और सोई समाज दल की, तो बिहार के ये को थे, क्या नाम, राजू कहते थे उनको, साम्यवादी थे जहानाबाद के, तो उन्होंने 22 सवाल खड़े किए कि आप जात पात कहते हैं नहीं होनी चाहिए, तो 90-10 का बंटवारा क्यों है? आप कहते हैं 90% पिछड़े और दलित जो है सत्ता में भागीदार बने, तो ये बंटवारा क्यों है? दूसरा उन्होंने सवाल किया, क्या अर्जक संघ भारतीय संस्कृति का विनाश नहीं करता? तीसरा सवाल किया, साम्यवाद कैसे गलत है? क्या समाजवाद के पास भी सिद्धांत में लिखत पढ़त की किताब है? कैसे आप कहते हैं कि किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है? ये सवाल किया कि क्या साम्यवादी देशों के लोग खुशहाल नहीं हैं? क्या साम्यवाद को आप बुरा मानते हैं? आपके वर्मा जी नारा दिया था कि पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों से दुनिया बर्बाद। तो उन्होंने ये कहा कि क्या साम्यवादी देशों के लोग खुशहाल नहीं हैं? मैं आपके इस नारे से सहमत नहीं हूँ कि पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों से दुनिया बर्बाद। इस 22 प्रश्न का, कुल 22 प्रश्न हैं, मैंने संक्षेप में जो मुझे याद आ रहा है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इन 22 प्रश्नों का उत्तर तो भेज दिया गया उनको, लेकिन ये बात इनको ये खटकी कि ये राजू अकेले के मन में यह बात नहीं होगी, कि बहुत सारे साम्यवादियों के दिमाग में यह बात आती होगी। अगर उनको उत्तर हम दे देते हैं इतना ही, तो ये इंसाफ नहीं होगा। तो इस पर एक पुस्तक लिख दिया गया है, साम्यवाद और कम्युनिस्ट पार्टियाँ। एक पुस्तक पूरी लिखी गई, उसमें दुनिया की हर देश की खेती का विवरण है और कृषि प्रणाली का विवरण है, क्योंकि साम्यवाद ज़्यादातर कृषि प्रणाली पर ही बल देता है कि खेती का मालिक कौन होगा, क्योंकि खेती ही जो है राजस्व की जो है रीढ़ है, खेती से ही सारे राजस्व आते हैं। तो उस पर पुस्तक लिखी गई। कृषि व्यवस्था के बारे में जो दाम की बात कर रहे थे, इसमें मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ क्योंकि समय बहुत है, ये साधारण चर्चा का विषय नहीं है और हमें भी जाना है, इसलिए हम कह रहे हैं। कृषि की व्यवस्था में रामस्वरूप वर्मा जी ने ये कहा 1967 का आधार वर्ष माना जाए। 1967 में ये देखा जाए कि व्यावसायिक चीज़ें किस दर पर बिक रही थीं और किसान का अनाज किस रेट पर बिक रहा था, ये देखा जाए, और उसका आधार मान करके जितने गुना वृद्धि अन्य वस्तुओं में हुई है उतनी ही गुनी वृद्धि किसान के अनाजों में कर दी जाए, उत्पादित वस्तुओं में कर दी जाए, हर वस्तु का आंकड़ा ले लिया जाए। सरकार तैयार नहीं हुई। 1967 में 30 रुपये की 1000 ईंट थी। मैं आपको बता दूं 30-35 रुपये की 1000 ईंट थी। 70 पैसा किलो गेहूं था। उस वक्त
बहुत सारे किसानों ने बेच करके पक्के मकान बनवाए, बहुत सारे किसानों ने। तो आज अब देख लीजिए कि जो 35 रुपये की 1000 ईंट थी, आज 7000 रुपये की 1000 ईंट है। कितने गुना वृद्धि हुई आप अंदाज़ लगाएं। इसी और अनाज में कितने गुना वृद्धि हुई उसको भी देख लीजिए आप। तो ये जो बेमेल हिसाब चल रहा है, ये समाजवादी व्यवस्था के लिए ये सही नहीं है। और देश में समाजवाद पर सभी सहमत हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके ये समाजवादी नारे से सहमत नहीं है। कुछ लोग तो समाजवाद के नाम समाजवादी पार्टियाँ बना लिए हैं, जिनका समाजवाद से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। जैसे नाम रख दिया गया समाज, जैसे हमारा नाम मान लो लोकनाथ है, तो मैं लोक का नाथ तो हूँ नहीं। अब वैसे समाजवाद नाम रख दिया गया तो समाजवादी तो हो नहीं गए वो। लेकिन ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही बात है कि नाम रख तो लोग आकर्षित हो जाएंगे। तो वर्मा जी की जो कृषि नीति थी उसमें, हाँ, तो इस तरीके से थी। और इसके लिए आपको सही लड़ाई न लड़ पाऊँ, जैसे अभी बताए संविधान में संशोधन कर दिया जाता है, ज़िले का नाम बदल दिया जा रहा है, सड़कों का नाम बदल दिया जा रहा है, तमाम चीज़ों का, ताकि आप इसी को बटोरने में लग जाइए। मूल समस्याओं से आप दूर हो, मूल जड़ जो है उससे हट जाइए। जगदेव बाबू आज बिहार के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर सारे राजनीतिक दलों की आवश्यकता बन रही है। बिहार में पहली बार जगदेव बाबू के नाम पर जगदेव नगर बसाया लालू प्रसाद यादव जी ने। बल्कि लालू प्रसाद जी ने जेल में अभी जब बंद हुए चारा घोटाले में, तो वहाँ से उनका स्टेटमेंट आया था कि लोगों को बराबरी लाने में जगदेव बाबू शहीद हुए हैं, लालू प्रसाद जेल में ही शहीद हो जाएंगे। लालू प्रसाद जी नारा दिया। नीतीश जी ने जगदेव रोड बनवाया है और उस रोड के चौराहे पर जगदेव बाबू की मूर्ति लगवाई है। उसमें उपेंद्र कुशवाहा जो पहले मंत्री थे वो भी शामिल हुए। आज देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर जात के नाम पर पार्टियां बन रही हैं। आप वोट दे दीजिए, 2-4 विधायक आपकी जात के, उनकी जात के। जातिवाद जितना ही मजबूत होगा उतना ही ब्राह्मणवाद मजबूत होगा, उतना ही छुआछूत ऊंच नीच बढ़ेगा। इसीलिए रामस्वरूप वर्मा ने कहा इस देश की 2 समस्या सबसे बड़ी है, निरादर और दरिद्रता। जिसको जो दरिद्र नहीं है वो निरादरित है, चाहे वो IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे बाबू हो, चाहे चपरासी हो, चाहे मजदूर हो। और दूसरी दरिद्रता, ये दोनों का एक साथ विनाश होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बिल्कुल नीति पेश किया, देश के सामने मसौदा पेश किया। इसलिए इन लोगों को हम याद करते हैं। इन्होंने हमारी लड़ाई लड़ी। हमारी माने देश के 90% लोग ऐसे हैं, 88 दशमलव कुछ बनता है, इसको पूर्णांक में 90 माना रामस्वरूप वर्मा जी ने। लोहिया जी ने 60% माना था, पिछड़ों के लिए नारा दिलवाया था। पिछड़ों ने बांधी घाट, सोशलिस्टों ने बांधी घाट, हिस्सा लेवाएं 100 में 60, इसका नारा दिया था राउंड फिगर में। रामस्वरूप वर्मा ने दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े और मुस्लिम सबको लेकर के देश की आबादी का 88 दशमलव कुछ % होता है सन 31 की जनगणना के हिसाब से, क्योंकि उसके बाद से कोई जनगणना हुई है लेकिन दूसरे हिसाब से हुई है। जात की जनगणना 1931 में हुई थी, उसके बाद आर्जक सिद्धांत में 87 लिखा है, 90 क्यों कहा जाता है यहाँ स्पष्ट हो गया। राउंड फिगर में 90% किया है, इससे कम पर समझौता नहीं। और एक घटना बताएं 1971 की, तब मैं पढ़ रहा था, लेकिन पुस्तकों में पढ़ा हमने एक जगह कि अमेरिका से बेल्ट फिशर आई थी भारत भ्रमण पर। तो उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी उन्होंने जितने राजनीतिक दल, चाहे रजिस्टर्ड हों चाहे जैसे हो, सबसे मिली थी। सत्ता में रहे हों चाहे विपक्ष में रहे हों, सबसे मिली है। तो रामस्वरूप वर्मा से ये सवाल किया कि 90-10 की आप बात कर रहे हैं, अगर ये मान लीजिए आपकी सरकार बन गई तो ये 10% आतंकवादी बन जाएंगे।
आपको अस्थिर कर देंगे, कैसे संभालेंगे? तो उन्होंने कहा कि, और जो बात जवाब इन्होंने यहाँ दिया, इसी बात बिल्कुल वही उत्तर जगदेव बाबू ने बिहार में दिया था, उनसे भी मिली थी वो वेल्थ ऑफिसर। उन्होंने कहा कि ये जो 90% हमको चुनेंगे, हम इन्हीं से उनके खिलाफ हथियार उठाने का आह्वान करेंगे, हम इन्हीं से आह्वान करेंगे। हमारी ताकत जो रहेगी पुलिस की, वो तो रहेगी ही रहेगी, हम इन्हीं का आह्वान करेंगे। जैसे अभी आप देखे होंगे, ये कहाँ की घटना है, अमेरिका की, ट्रंप छोड़ नहीं रहे थे, देखा होगा आपने, छोड़ नहीं रहे, वो तो बाई चांस छोड़ दिए, और नहीं छोड़ते तो क्या करते? मैं कई लोगों से प्रश्न उठाता हूँ, उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार गई, सत्ता नहीं छोड़ेगी, क्या कर लोगे? जवाब दो। तमाम राजनीतिक दलों से मैं सवाल करता हूँ, बीजेपी हार गई, बस अरे कैसे नहीं छोड़ेगी? आप कैसी उल्टी सीधी बात कर रहे हैं? तब कहते हैं कैसी उल्टी? अरे भाई मुख्यमंत्री वो बना हुआ है, अगला मुख्यमंत्री आने तक उसको कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना रखा गया है ना? वो कहता है हम नहीं छोड़ेंगे सत्ता, ये सारे हमारे हम पुलिस टाटा सब हमारी है, नहीं छोड़ते क्या करोगे? और वो दिन आने वाला है, वो दिन आने वाला है। चुनाव ही नहीं करेंगे। इसीलिए रामस्वरूप वर्मा ने जब पार्टी बनाया तो उसमें एक क्लास बनाया पार्टी के संविधान में कि ऐसा समय आ सकता है कि जब प्रबल जनमत को सत्ता दल मानने से इनकार कर दे। शोषित समाज दल की धारा 24 जी, कि प्रबल जनमत को जो पूर्व में सत्ता दल है वो मानने से इनकार कर दे। ऐसी हालत में जनता से हथियार उठाने का आह्वान करना पड़ेगा और जनता को लड़ना पड़ेगा कि तुम कैसे नहीं हटोगे, हमने इनको चुना है, ये करना पड़ेगा। और जातीय समीकरण में क्या है, बिना विचारधारा के जो ये वोटिंग हो रही है, हम अपनी जात को बना दिए, बस भाई इतना जानते हैं, हम आंदोलन करने नहीं जाएंगे, हम कहीं लड़ने भिड़ने नहीं जाएंगे, तो ऐसे तो फिर सत्ता भी नहीं छूटेगी। ये सब बातें इन लोगों ने, दूरदर्शी इतने थे कि जो काफ़ी आगे हो सकती थी बात, उसको इन्होंने पहले से सोच रखा था। पटना में मान्यवर